हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं अशोक जहांगीर आपके सामने आज फिर से हाजिर हुआ हूं वोकैब पार्ट 10 लेकर के। जी हां दोस्तों, यहां पर इस वोकैब पार्ट 10 में मैं आपके लिए बिल्कुल नए नए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आज आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को बोल करके खूब मजा आने वाला है। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस पहले क्यों नहीं आती थी। ठीक है, इनको जैसे ही आप बोलेंगे आप बिल्कुल ऐसे अच्छा एंड फ्रेश फील करने वाले हैं, और आपका जो इंप्रेशन जो है लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है इसकी वजह से। तो बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए पहले इडियम्स एंड फ्रेज की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो पहला आज जो अपन ने लिया है वो है आई हैव बटरफ्लाइज इन माई टमी। एक्चुअल में यहां बटरफ्लाइज इन माई टमी आपकी जो इडियम्स एंड फ्रेज जो बनती है वो होती है बटरफ्लाइज इन वंस टमी। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर सेंटेंस में यूज किया गया है। आप तस्वीर से देख सकते हैं कि किसी की पेट में भाई तितलियां फुदक रही हूं, तितलियां उड़ रही हूं, आपके पेट में ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा हो तो आप चैन से बैठेंगे या फिर बेचैन होंगे? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आप बेचैन होंगे। तो बटरफ्लाइज इन वंस टमी या इन समवंस टमी, इसका मतलब होता है बेचैन होना, नर्वस होना, घबराना। तो इसका अर्थ होता है आई एम नर्वस। तो आई हैव बटरफ्लाइज इन माई टमी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आई एम नर्वस, कि मैं बहुत ही घबराया हुआ हूं, मैं बहुत ही नर्वस हूं। तो काफी सिंपल है, याद भी रहेगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखिएगा, ये है रिटन ऑल ओवर योर फेस, कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर लिखा हुआ है। तस्वीर में देखिए, ठीक है, चेहरे के ऊपर जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम अपने भावों को छुपा नहीं पाते। हम भीतर से खुश हैं तो खुशी हमारे चेहरे से झलकने लग जाती है, सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है दैट वी आर हैप्पी। हम भीतर से दुखी हैं, उदास हैं, तो भी हमारे चेहरे के हाव भाव से व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि हम अंदर से क्या हैं, उदास है, दुखी हैं। ठीक है, अर्थात जो भाव हमारे भीतर होता है वही भाव हमारा जब चेहरा बयान करने लग जाता है, देन एट दैट टाइम वी कैन से रिटन ऑल ओवर योर फेस, कि ये बात तो तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई है, कहने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स यू थिंक एवरी कैन टेल हाउ यू आर फीलिंग बाय लुकिंग एट योर फेस। अर्थात कोई भी तुम्हारे चेहरे को देख करके बता सकता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? रिटन ऑल ओवर योर फेस। तो बहुत ही आसान सा है, जरूर याद रखिएगा और इसे अपने कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा, इट्स अ पीस ऑफ केक। एक्चुअल में इसका मतलब है बहुत ही आसान काम। ऐसा क्यों कहा जाता है? कभी आपने केक खाया है? बिल्कुल खाया होगा। ठीक है, यदि आपके दांत ना हो, क्या तब आप केक खा सकते हैं? बताइए, खा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि काफी सॉफ्ट होता है। इट्स क्वाइट वेरी इजी टू च्यू इट। इसको चबाना बहुत ही आसान होता है, ये मेल्ट हो जाता है मुंह में जा करके और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दांत भी ना हो, ठीक है, अर्थात जो रोटियां नहीं चबा सकता, वो व्यक्ति भी केक तो खा ही सकता है। दैट मीन्स एक ऐसा टास्क जो काफी इजी होता है, तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं? इट्स अ पीस ऑफ केक। दैट मीन्स इट्स इजी टू डू, अर्थात ये काम करने में बहुत ही आसान है। इट्स इजी टू डू। तो अब की बार जब आपके सामने ऐसा कोई काम आए जो करने में बहुत ही आसान हो आपके लिए, तो आपको क्या कहेंगे? आप बिल्कुल क्या कहेंगे? समझ गए? इट्स इजी टू डू। तो इसकी बजाय आपको क्या कहना चाहिए? इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके, नेक्स्ट, सिक एज अ डॉग। सिक एज अ डॉग, जब कोई व्यक्ति देखिए बहुत बहुत ज्यादा बीमार होता है, तब हम उसके लिए ये फ्रेज यूज करते हैं, सिक एज अ डॉग, अर्थात एक कुत्ते की तरह से बीमार, क्योंकि उसकी बीमारी जो है बहुत लंबी चलती है और बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, और वो बीमारी जाती नहीं है। सिक एज अ डॉग, और बीमारी में उसका ठीक है
कुत्ते का बोलना कराहना ये चलता रहता है। जब कोई व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, कराता रहता है, परेशान होता रहता है, देन वी यूज दिस फ्रेज दैट ही इज सिक एज अ डॉग। यस, ही इज सिक एज अ डॉग, अर्थात वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या है, बीमार है। तो बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिक एज अ डॉग। कम टू द नेक्स्ट। यस, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज देखिए क्या होता है, भेष बदलना। जैसे आप देख सकते हैं, या किसी ने अपने चेहरे के कुछ आवरण, कुछ कपड़ा कुछ डाला हुआ है, डिस्गाइज, भेष बदला हुआ, ऐसे मान लीजिए। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है, जैसे खासतौर से स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, कि उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं, ठीक है, और बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन वो डांटना डपटना जो है पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चों के प्रति किया जाता है, वो एक प्रकार से क्या होता है, उनके भले के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, व्हेन पेरेंट्स chide or scold their children, so that scolding is a blessing in disguise। अर्थात वो डांट डपट जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अर्थात किसी आवरण में छुपी हुई। वो ऊपर से आपको डांट डपट दिख रही है, लेकिन उसके अंदर बच्चे का भला छिपा हुआ है, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, ब्लेसिंग्स है। तो समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, ऐसी कोई चीज जो पहले पहले में बुरी लगती है, गलत लगती है, बट टर्न्स इनटू समथिंग गुड, लेकिन आगे चल करके वो अच्छी लगने लगे या अच्छी में बदल जाए, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छी साबित हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अर्थात ऐसी कोई चीज जो पहले पहल बुरी लग रही है लेकिन बाद में हमारे लिए अच्छी साबित होती है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर। जी हां, अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली है पानी से बाहर। अब आप सोच सकते हैं कि मछली जब पानी से बाहर आएगी तो मछली को कैसा फील होगा, अच्छा या बुरा। ऑब्वियसली बुरा फील होगा, क्योंकि मछली जल की रानी है भाई, पानी में रहती है, पानी से बाहर आएगी तो परेशान हो ही जाएगी। तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल, अपने आप को बेचैन या अनकंफर्टेबल महसूस करना, उसके लिए हम कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे, ठीक है, रानी वॉज ऑन ट्रेन एंड वेन शी फाउंड आउट दैट शी इज द ओनली लेडी ऑन द ट्रेन अमंग द अदर मेल पैसेंजर्स, शी वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। जब रानी ने देखा कि मैं ट्रेन में एक अकेली फीमेल पैसेंजर हूं बाकी के मेल पैसेंजर्स के बीच में, तो उसको घबराहट होने लगी, वो काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी। शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, हम ऐसा कह सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, अगला देखिएगा, कोल्ड फीट। जी हाँ, बिल्कुल, पांव देखिए बर्फ में जम चुके हैं भाई, पांव बर्फ में जम चुके हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं भीतर से, तब हम कहते हैं कोल्ड फीट, आई हैव कोल्ड फीट। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स यू आर वेरी नर्वस अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज को लेकर के बहुत ही परेशान होते हैं, नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, ठीक है, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड माई चाइल्ड इज कोल्ड फीट, ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं और मेरा बच्चा जो है वो कोल्ड फीट महसूस कर रहा है, दैट मीन्स ही इज नर्वस। तो उसके लिए आप कोल्ड फीट फ्रेज यूज कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, यहां पर भी कान है, यहां पर भी कान है, चारों तरफ कान कान, बिल्कुल एकदम से ऐसे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है द पर्सन इज ट्राइंग टू लिसन, ठीक है, समथिंग इंटेंटिवली, अटेंटिवली, इंटेंटली, बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से कोई व्यक्ति सुनने की कोशिश कर रहा है। तो आई एम ऑल ईयर्स, अर्थात मैंने भैया अपने कान खोल लिए, कहो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, मैं बहुत ही बेसब्री से सुनना चाह रहा हूं जो तुम कहना चाह रहे हो। तो दैट मीन्स यू आर रेडी टू लिसन। जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे एक एक कान नहीं, बिल्कुल बहुत सारे कान जो हैं वो आ गए हों। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है, जब आप कुछ सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब आप कह सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स। यस, आई एम ऑल ईयर्स, अर्थात मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। सो कम टू नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन एग शेल्स, अर्थात जो अंडे के जो शेल्स होते हैं उनके ऊपर चलना। तो देखिए क्या हालत होती है, उनके ऊपर चलने का मतलब क्या होता है, क्या वो अंडे की छिलके बच पाएंगे, शेल्स जो हैं विदाउट
ब्रोकन जो कंडीशन है, ठीक है, क्या ऐसा रह पाएंगे, बिना टूटे रह पाएंगे? नहीं ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी को अपसेट नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए घर पे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, पापा सोए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी नींद ना खुले, तो आई जस्ट वॉक टिप टॉड, मैं बिल्कुल एकदम से धीरे धीरे पंजों के बल पे चलूंगा ताकि मेरे कदमों की आहट भी नहीं हो और उनकी नींद जो है डिस्टर्ब नहीं हो। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। इन दैट कंडीशन वी कैन यूज वॉकिंग ऑन एग शेल्स, ठीक है, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। तो दैट मीन्स टू ट्राई रियली हार्ड टू नॉट अपसेट समवन, किसी को परेशान नहीं करने की कोशिश जो है क्या कहलाएगी, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। ओके, अगली फ्रेज एंड इडियम की तरफ बढ़ते हैं। टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, तस्वीर में देख सकते हैं भाई साहब के कंधे पे बर्फ ही जम गई है। ये एक साइन है कि ये दिखाने के लिए कि कंधा भैया बहुत ठंडा है, और मैंने अगले को क्या किया, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यूं ऐसे इस तरह से करके, दैट मीन्स मैं अगले व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। टू ट्रीट समबडी इन एन अनफ्रेंडली मैनर, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करना, अर्थात उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना। तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, टू गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। जैसे सैली रियली गिव मी द कोल्ड शोल्डर दिस मॉर्निंग, सैली ने क्या किया, आज की सुबह मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसने फ्रेंडली बिहेवियर नहीं किया। आई ट्राई टू स्पीक टू हर, मैंने उससे बात करने की भी कोशिश करी, बट शी जस्ट इग्नोर्ड मी एंड वॉकड अवे, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया और आगे चलती बनी, ठीक है। तो किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब क्या होता है, उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, यही इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे ना, लुक एट दिस, किल टाइम, इसको आप पास टाइम ये भी कह सकते हैं, किल टाइम भी कह सकते हैं और पास टाइम भी आप इसको कह सकते हैं। जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, अर्थात हम खाली बैठे होते हैं, जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, उस वक्त हम किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं, उसके लिए हम ये फ्रेज किल टाइम या पास टाइम यूज करते हैं। डू एन एक्टिविटी व्हाइल वेटिंग, किसी का इंतजार करते हुए कोई कार्य करना, और व्हेन यू हैव नथिंग एल्स टू डू, या फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वक्त गुजारने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दैट इज किलिंग टाइम और पासिंग टाइम। ओके, सो समटाइम्स आई किल टाइम बाय रीडिंग अ बुक, कभी कभी मैं क्या करता हूं, वक्त गुजारने के लिए किताबें पढ़ता हूं। किल टाइम, ध्यान दीजिए आप यहां पर पास ये भी यूज कर सकते हैं, जी हां, पास इस शब्द को भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन पास टाइम होता है, टाइम पास नहीं होता वर्ब के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ब के रूप में हम अक्सर कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं टाइम पास। टाइम पास आप नाउन के रूप में आप काम में ले सकते हैं, बट नॉट एज ए वर्ब। तो वह एज ए वर्ब आप क्या कहेंगे, किल टाइम या पास टाइम। ओके, कम टू नेक्स्ट, गो डच, गो डच। अब डच लोग जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि कभी जब वो किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं, तो वो अपना पैसा खुद पे करते हैं, अपने हिस्से का पैसा जो है वो खुद पे करते हैं, और इसी आदत की वजह से एक फ्रेज जो है वो तैयार हो गई है, गो डच, ठीक है। हम यूं भी कह सकते हैं लेट्स गो डच। कब कह सकते हैं, जैसे मान लिया आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आप 4-5 फ्रेंड थे, आपने खाना खाया, देन आफ्टर आपका बिल आ गया, ठीक है, और आपने फिर देखा कि यार प्रत्येक हिस्से में वहां पर 500 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और किसी एक व्यक्ति के लिए देना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, तो आप क्या कहते हैं, लेट्स गो डच, लेट्स गो डच। दैट मीन्स अपना अपना हिस्सा सब लोग दे दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, लेट्स गो डच। तो गो डच का मतलब क्या होता है, टू पे फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जी हाँ, पे फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आई डोंट वांट यू टू पे फॉर माई टिकट, मैं नहीं चाहता कि मेरी टिकट के पैसे तुम दो, लेट्स गो डच, लेट्स गो डच। दैट मीन्स अपने अपने हिस्से के पैसे सभी लोग दे दीजिए। क्लियर? ओके, कम टू नेक्स्ट, टू शो समबडी हु इज बॉस। शॉर्ट फॉर्म के रूप में somebody को हम यूं करके लिख देते हैं दोस्तों, somebody, दैट मीन्स फुल फॉर्म इसका ये रहेगा somebody। इसी प्रकार से आपने कभी कभी STH लिखा हो देखा होगा,
इसका मतलब जो होता है वो होता है समथिंग। ठीक है दोस्तों, समथिंग और somebody, इनकी शॉर्ट फॉर्म आप समझ गए होंगे। टू शो somebody who is boss, किसी को यह दिखाना कि बॉस कौन, अर्थात कि पावरफुल जो लोग बैठे हैं उनमें पावरफुल कौन है, ये शो करना या अपनी ताकत को शो करना। कई बार कभी ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि आपको अपनी ताकत जो है दिखानी पड़ती है, ये साबित करने के लिए कि भैया बॉस कौन है। ठीक है, मैं बॉस हूं तो मुझे अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा कभी, ताकि लोग जो है मुझे रिस्पेक्ट पे करना शुरू करें, या जो मैं चाहता हूं उस तरह का व्यवहार जो है वो मेरे साथ करना प्रारंभ करें। तो इसलिए कभी कभी आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। टू मेक इट क्लियर टू समबडी, किसी व्यक्ति को ये जताना साफ तौर पे, दैट यू हैव मोर पावर एंड अथॉरिटी देन दे हैव, कि जितनी भैया आपको अथॉरिटी है, जितनी आपकी ताकत है, उससे कहीं ज्यादा मेरे पास अथॉरिटी और पावर है, ये दिखाना, दर्शाना। इफ यू वांट दोज चिल्ड्रन टू बिहेव, यदि तुम चाहते हो कि वो बच्चे जो है ढंग से पेश आए तुम्हारे सामने, यू हैव टू शो देम हु इज बॉस, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि बॉस कौन है, अर्थात तुम्हें अपनी ताकत उन्हें दिखानी पड़ेगी। तो इस फ्रेज को भी आप अच्छे से काम में ले सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, हिट द सैक। यस, हिट द सैक। तस्वीर में देख पा रहे हैं एक बच्चा जो नाइट ड्रेस पहने हुए, ठीक है, तकिए को पीट रहा है। तो हिट द सैक को का मतलब तकिए को पीटना नहीं होता, या तकिए को उठाकर लड़ाई करना नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बचपन में आपने भी खेल खेले ही होंगे। ठीक है, तकिए से भाई बहनों ने लड़ाई जरूर करी होगी, हमने तो भैया खूब करी है। ठीक है, तो वो लड़ाई करना जो हिट द सैक नहीं है। हिट द सैक का मतलब होता है तकिए के ऊपर अपना सर पटकना, दैट मीन्स सो जाना, गो टू बेड। तो आप इसको गो टू स्लीप भी कह सकते हैं और गो टू बेड ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो हिट द सैक का मतलब क्या होता है, सो जाना। आई हैव गॉट टू गेट अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी उठना है। सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, इसलिए मैं सोने जा रहा हूं। समझ गए? हिट द सैक अर्थात स्लीप, सोना, या गो टू बेड या गो टू स्लीप, ध्यान रखिएगा। कम टू नेक्स्ट, अगला जो शब्द है पुट योरसेल्फ इन माई शूज, अपने आप को मेरे जूते में डाल के देखो, अर्थात अपना पांव जो है मेरे जूते में डाल के देखिए। दैट मीन्स अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर रख करके देखना, इसका मतलब ये होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन और फीलिंग्स, अर्थात मेरी स्थिति को या मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। एस्पेशली यूज फॉर डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशंस, ऐसा कब काम में लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है उस परेशानी को आंकता नहीं है, उसको समझता नहीं है, तो अक्सर अपन कह देते हैं कि अपने आप को आप मेरी जगह रख करके देखिएगा। ठीक है, दैट मीन्स टू पुट योरसेल्फ इन माई ओन शूज, इन माई शूज, कि आप अपने आप को मेरी जगह रख करके देखिएगा। अक्सर ऐसा कब कहा जाता है, जब आप किसी अनप्लीजेंट कंडीशन में होते हैं, तब ऐसा कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, डोंट बी एंग्री विद हर, अरे भैया उससे नाराज मत हो, जस्ट ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन हर शूज, बस अपने आप को उस लड़की की जगह रख करके देखिएगा। डोंट यू नो हाउ शी फील्स, क्या आपको नहीं पता कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, दैट मीन्स शी इज नॉट फीलिंग वेल। कैन यू गिव मी एडवाइस फॉर दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस सलाह के लिए क्या आप इस प्रॉब्लम के लिए, इस समस्या के लिए मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन माई शूज, आप क्या करते यदि आप मेरे इस जगह होते, दैट मीन्स पुट योरसेल्फ इन माई शूज। समझ गए? बहुत आसान है, यूज करना है कॉन्वर्सेशन में। कम टू नेक्स्ट, क्रॉस योर फिंगर्स, यो अंगलियों को इस तरह से करना, क्रॉस योर फिंगर्स, दैट मीन्स हम किसी अच्छे काम के लिए उम्मीद जाहिर करते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। लेट्स होप फॉर गुड लक, ठीक है, किसी अच्छे गुड लक के लिए हम उम्मीद जाहिर करते हैं। लेट्स होप दैट इट हैपन्स, और ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि काश ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे अंगुलियों को क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस योर फिंगर्स अर्थात किसी अच्छे काम की उम्मीद करना। सो एग्जाम्पल देखिएगा, वी हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, कल बहुत ही बड़ा टेस्ट है हमारा। आई होप वी पास, उम्मीद करता हूं हम पास हो ही जाएं। तो बी जो क्या कहता है इसके जवाब में, आई नो, मुझे पता है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखो, दैट मीन्स, समझ गए, अर्थात होप फॉर द बेस्ट, वी नीड ऑल द लक वी कैन गेट। यस, टू कम इन हैंडी, बहुत ही अच्छा है।
टू कम इन हैंडी, अर्थात टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल कि कोई चीज जो है उपयोगी हो हमारे लिए, उसके लिए हम टू कम इन हैंडी इस फ्रेज को काम में लेते हैं। ठीक है, तो टू बी यूजफुल ये इसका अर्थ रहता है। जैसे डोंट थ्रो दैट अवे, अरे उस चीज को मत फेंको, इट माइट कम इन हैंडी समडे, क्या पता किसी दिन ये चीज कोई काम ही आ जाए। इट माइट कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, इट माइट बी यूजफुल, आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट माइट बी यूजफुल फॉर समडे। ठीक है, तो इसकी जगह आप यूं कह सकते हैं इट माइट कम इन हैंडी समडे, कि क्या पता किसी रोज ये चीज काम ही आ जाए। एक एग्जांपल और देखिएगा, आई एम सो ग्लैड दैट आई स्टडीड स्पेनिश, मैं बहुत खुश हूं आज इस बात से कि मैंने स्पेनिश जो है कभी पढ़ ली थी। इट रियली केम इन हैंडी व्हेन आई विजिटेड मैक्सिको, जब मैं मैक्सिको गया तब मुझे स्पेनिश जब बहुत ही काम आई, अर्थात बहुत ही यूजफुल मेरे लिए रही। तो कोई चीज आपके लिए यूजफुल हो तो उसके लिए आप कह सकते हैं टू कम इन हैंडी। ओके, ए पाई इन द स्काई, देख रहे हैं कोई व्यक्ति है उसको आसमान में पाई नजर आ रहा है, दूरबीन लेकर के देख रहा है, इसका मतलब होता है एन इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल ड्रीम, आइडिया और प्लान, एक ऐसा ड्रीम, ऐसा आइडिया या ऐसा प्लान जो बहुत ही अव्यवहारिक या फिर असंभव हो, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, ए पाई इन द स्काई। यस, ए पाई इन द स्काई, ये फ्रेज अपन यूज करते हैं। जैसे यू कांट ओपन अ बिजनेस अनलेस यू हैव एनी मनी टू गेट स्टार्टेड, जब तक आपके पास किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा नहीं हो तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अदरवाइज, अन्यथा इट्स जस्ट ए पाई इन द स्काई वेंचर, अन्यथा ये क्या साबित होगा, ए पाई इन द स्काई वेंचर, अर्थात बिजनेस काम साबित होगा, अर्थात यह एक अव्यवहारिक, ठीक है, सपना साबित होगा। जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यदि कोई प्लान, कोई आइडिया, ठीक है, कोई ड्रीम जिसका कोई आधार नहीं हो, ठीक है, तब तो वो क्या रहता है, असंभव टास्क रहता है आपके लिए। तो उस वक्त अपन कह सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, ए पाई इन द स्काई। किसी और के लिए आप ये कह सकते हैं, आपको यदि लगता हो कि फला फला व्यक्ति जो है उसके पास पैसे तो है नहीं, बिजनेस क्या शुरू करेगा, दैट मीन्स इट्स अ पाई इन द स्काई। आगे देखिए, यू स्टॉल माई थंडर, यस, स्टॉल माई थंडर, थंडर क्या होता है, तूफान, लेकिन उसके कुछ और अर्थ भी होते हैं। किसी व्यक्ति को हम कोई काफी इंपॉर्टेंट सूचना देते हैं तो वो सूचना तो इंपॉर्टेंट होती है, वो सूचना देने वाला व्यक्ति जो वो भी इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक है, अर्थात देखिएगा, यू गॉट द अटेंशन और प्रेज दैट आई एक्सपेक्टेड बाय डूइंग व्हाट आई हैड इंटेंडेड टू डू। यू गॉट द अटेंशन और प्रेज, आपको क्या मिला, लोगों का अटेंशन मिला, लोगों की वाहवाही मिली, दैट आई एक्सपेक्टेड, जो मैं उम्मीद कर रहा था, बाय डूइंग व्हाट आई हैड इंटेंडेड टू डू, जो कुछ मैं करना चाहता था उसको करके मैं हासिल कर सकता था। देखिएगा, आई केप्ट क्वाइट, मैंने चुप्पी साधे रखी, अबाउट माई फ्रेंड्स वेडिंग प्लान्स, मेरी फ्रेंड जो है उसकी शादियों की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में मेरे बाकी के दोस्तों को बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पता था, और मेरी जिस फ्रेंड की शादी होनी थी उसे पता था। शी वॉन्टेड टू अनाउंस द गुड न्यूज हरसेल्फ, लेकिन ये गुड न्यूज जो है वो खुद ही अनाउंस करना चाहती थी। एंड आई डिडंट वांट टू स्टील हर थंडर, और आई डिडंट वांट टू स्टील हर थंडर, दैट मीन्स जो एक्साइटमेंट, जो अटेंशन, जो प्रेस उसे मिलनी थी ये खबर सुना करके, ठीक है, वो अपने मुंह से मैं नहीं बताना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि स्टील हर थंडर, कि उसकी खुशी मैं छीन लूं, ठीक है, जिसमें उसे अटेंशन मिलने वाला हो, जिसमें उसे प्रेज मिलने वाला हो। तो आप भी किसी का थंडर जो है स्टील नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट, ए डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, तस्वीर में देख सकते हैं 3 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। एक्चुअल में आजकल की दुनिया जो है जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन है, अर्थात गला काट प्रतिस्पर्धा है, जहां पर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को नीचे करके उसके ऊपर पांव रख करके फिर आगे बढ़ता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता ही होगा, हमारी जिंदगी में होता ही है, ठीक है, जहां पर कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, आपके सर के ऊपर पांव रखता है, आपको कुचलता है, फिर ऊपर बढ़ता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है, उसके लिए अपन कह सकते हैं, अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, अ सिचुएशन वेयर पीपल आर रूथलेस, एक ऐसी अवस्था जहां पर लोग बहुत ही रूथलेस हैं, क्रूर हैं,
कॉम्पिटिटिव, बड़े ही प्रतियोगी हैं, एंड सेल्फिश, और बड़े ही स्वार्थी हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसके लिए हम कह सकते हैं अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, जहां पर एक कुत्ता क्या करता है, दूसरे कुत्ते को खाता है। ठीक है, अर्थात एक इंसान जो है दूसरे इंसान को, ठीक है, उसको अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, खाता है, अर्थात उसको खत्म करने की कोशिश करता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, ए डॉग ईट डॉग वर्ल्ड कहते हैं। डेविड बिकेम टायर्ड ऑफ द स्ट्रेसफुल डॉग ईट डॉग वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। डेविड जो है, ये जो बिजनेस की दुनिया जहां पर एक दूसरे को खत्म करने की साजिशें चलती रहती हैं, उससे बड़ा ही टायर्ड हो गया। ठीक है, ही क्विट हिज जॉब, इसलिए उसने अपना जॉब छोड़ा। चेंज करियर्स, अपने करियर चेंज किए, एंड लेफ्ट द सिटी, और शहर ही छोड़ दिया। नाउ ही इज एन आर्टिस्ट, अब वो एक कलाकार है, एंड लिव्स इन द कंट्री साइड, और अब ग्रामीण इलाकों में मजे से रहता है। नेक्स्ट, मंकी बिजनेस। जी हां, देख पा रहे हैं आप, मंकी महोदय जो है बैठे हैं कंप्यूटर के आगे, केले खा रहे हैं, ठीक है, माउस पे हाथ चला ही रहे हैं। अब ये मंकी महोदय जो है किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, डाउटफुल। दैट मीन्स सिली और रॉगिश बिहेवियर, बहुत ही बचकाना सा व्यवहार, बहुत ही बेवकूफी भरा व्यवहार जो होता है, उसके लिए अपन कहते हैं मंकी बिजनेस। जी हाँ, सो इफ यू कीप अप दिस मंकी बिजनेस, यदि तुमने अपना ये बेवकूफी भरा व्यवहार यदि तुमने जारी रखा, यू आर गोइंग टू हैव डिटेंशन नेक्स्ट वीक टू, तो फिर अगले सप्ताह भी तुम्हें डिटेंशन में रखा जाएगा। किसी स्टूडेंट को दी गई वार्निंग है टीचर के द्वारा। ठीक है, अब डिटेंशन क्या होता है, जब बाकी के बच्चे जो हैं स्कूल से घर लौट जाते हैं, लेकिन किन्हीं स्टूडेंट्स को, ठीक है, आफ्टर स्कूल आवर्स भी रोका जाता है कि नहीं यहीं रुको, यहीं बैठ के पढ़ो। सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डिटेंशन। ठीक है, किसी को जेल में बंद रखना, नजर बंद रखना, वो भी क्या कहलाता है, डिटेंशन कहलाता है। इसके लिए वर्ब होती है डिटेन। समझ गए होंगे, मंकी बिजनेस। सो डोंट डू मंकी बिजनेस। अगला है चीप स्केट। आप देख पा रहे हैं, चीप यानी सस्ता होता है, स्केटिंग बोर्ड्स आप जानते हैं। तो इन महाशय ने क्या किया, सस्ते स्केट बोर्ड्स खरीदे, तो पहिए टूट गए स्केट बोर्ड्स के, ये गिर पड़े। ठीक है, तो चीप स्केट का मतलब होता है बहुत ही कंजूस किस्म का व्यक्ति, अर्थात जो पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जल्दी से। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीप स्केट। ये जो फ्रेज है इसको अपन काम में ले सकते हैं दोस्तों। वैसे कंजूस व्यक्ति क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन बजाय उस शब्द के आप यहां पर ही काम में लीजिए। ठीक है, आप मीगर कह सकते हैं, बट उसकी बजाय आप काम में ले चीप स्केट, तो काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च करने का इच्छुक ना हो या कम पैसा खर्च करता है, अर्थात कंजूस हो। तो माई डैड इज सच ए चीप स्केट दैट ही कट्स हिज हेयर हिमसेल्फ, कि मेरे पिताजी जो हैं इतने कंजूस हैं कि वो अपने हेयर कट जो है खुद ही कर लेते हैं। अब सोचिएगा किस तरह के व्यक्ति होंगे। तो चीप स्केट, कंजूस। नेक्स्ट, द बिग टाइम। जी हाँ, बिग टाइम। हर इंसान के जीवन में बिग टाइम आता ही है। ठीक है, बिग टाइम का मतलब क्या होता है, आपका अच्छा वक्त, जब आप बहुत ही सफल हो रहे होते हैं, बहुत ही पैसे कमा रहे होते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आप बन जाते हैं, तो आप कहते हैं नाउ आई एम हैविंग माई बिग टाइम। सो हम भी क्या करेंगे, अपना बिग टाइम लेकर के आएंगे। ए स्टेटस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ फेम और सक्सेस, जब आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा सफलता मिल रही होती है, उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, अ बिग टाइम कहते हैं। यू विल बी अ रिच मैन, अरे भाई तुम भी अमीर व्यक्ति बन जाओगे। यू हैव द ब्रेन्स क्वालिटीज, गुण, दिमाग, टू मेक अ बिग टाइम क्रिमिनल, क्योंकि तुम में इतना दिमाग है कि तुम अपना अच्छा वक्त ला सको। ओके, सो बिग टाइम, अच्छा वक्त। बिग चीज, जी हां, बिग चीज। बिग चीज का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण, सफल और प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं बिग चीज। बिल गेट्स इज अ बिग चीज ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ, ये अपन कह सकते हैं। आई एम द बिग चीज अराउंड हियर, सो यू हैव टू डू व्हाट आई से। इस वक्त यहां पर मैं एक बिग चीज हूं, इसलिए तुम्हें जो कुछ कहा जाता है मेरे द्वारा तुम्हें वो करना ही होगा। बिग चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, हैव अ लुक एट इट। ऑन क्लाउड 9, अर्थात 9वें आसमान पे
लेकिन हिंदी में अपन कहते हैं सातवें आसमान पे। तो जो अर्थ हम हिंदी में सातवें आसमान से लेते हैं वही अर्थ हम किससे लेते हैं, ऑन क्लाउड 9 से लेते हैं। अर्थात बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होना, यूफोरिक हैप्पीनेस जो है उसके लिए अपन इसे यूज करते हैं। तो इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम और यूफोरिक हैप्पीनेस, अर्थात बहुत ही ज्यादा खुशी का जो आलम होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑन क्लाउड 9। When I got my promotion, जब मुझे मेरा प्रमोशन मिला, I was on cloud 9. When the check came, I was on cloud 9 for days. जब मुझे मेरा प्रमोशन मिला, मैं क्लाउड 9 पे था। जब मुझे मेरा चेक मिला, I was on cloud 9 for days. तो कई दिनों तक मैं बहुत ज्यादा खुश रहा। सो दोस्तों, क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज्यादा खुश होना, उसके लिए अपन यूज करते हैं ऑन क्लाउड 9। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके लिए 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूं। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे कहीं ज्यादा आप इन सब इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जरूर आप इनको यूज कीजिए। काफी आपको अच्छा खुद को भी लगेगा और आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, उनको भी अपने कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप इनको ये चीजें जो है समझा सकते हैं और अपने वोकैब को एनहांस और एनरिच कर सकते हैं। सो कीप डूइंग वेल। थैंक यू।